ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनैद काशिफ हियर। हमने लास्ट क्लास में मेन इवेंट्स पढ़ लिए थे और मेन इवेंट्स और रीजंस फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़ लिए थे। मेन इवेंट्स भी पढ़ लिए थे, वो लक्ष्मीबाई टटिया टोपी वाला। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप मेरी सिर्फ इतनी बात समझिएगा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुई थी, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश जो है ना, ये वॉर जीत गए थे और इंडियंस जो हैं ये वॉर क्या कर गए थे, हार गए थे। ठीक है, तो इंडियंस हारे क्यों, उनके फेलियर के पीछे क्या रीज़न्स थे बेटा, वो रीज़न्स अभी हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए भरपूर। नंबर 1, डिसयूनिटी अमंग द रेबल्स। डिसयूनिटी अमंग रेबल्स मतलब ये है कि जितने भी इंडियंस लड़ रहे थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़, वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। मतलब इनका मेन फोकस ये होना चाहिए था कि ब्रिटिश को किसी तरह हराएं और इंडिया से बाहर निकालें। लेकिन इंडियंस जो आपस में, इंडियन आर्मी थी, इंडियंस के जो लोग थे आपस में, वो बहुत ज़्यादा डिसयूनाइटेड थे। वो एक पर्पस के लिए यूनिफाइड नहीं थे। मतलब उनका एक पर्पस के लिए यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन उनके पास यूनिटी नहीं थी। वो सिर्फ अपने किसके लिए लड़ रहे थे बेटा, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। अब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कैसे लड़ रहे थे? फॉर एग्जांपल, एक लीडर थे जिनका नाम था नाना साहिब। तो नाना साहिब सिर्फ इस वॉर में इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनके पास कोई बेटा नहीं था और उन्हें सिर्फ क्या था, उन्हें सिर्फ ये था कि किसी तरह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ख़त्म हो जाए। क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, साफ साफ बोला था कि अगर कोई लोकल इंडियन रूलर है और उसके पास कोई बेटा नहीं है, सारी बेटियां हैं, तो उसके मरने के बाद उसकी सारी ज़मीन ब्रिटिश कॉन्फिस्केट कर लेगा। राइट, तो नाना साहब का क्या फोकस था कि किस तरह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हट जाए। तो इसी तरह जितने भी इंडियंस थे सब अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। कोई भी इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा था। एक उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था कि ब्रिटिश को निकालना। ठीक है, अच्छा। दिस लैक ऑफ कॉमन कॉज वीकेंड देयर एफर्ट्स। तो आपस में एक कॉज ही उनका कॉमन नहीं था, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, जिसकी वजह से इंडियंस के जो एफर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्या पड़ गए, वीक पड़ गए। नंबर 2, सपोर्ट फॉर ब्रिटिश अमंग प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, प्रिंसली स्टेट कौन से होते हैं बता चुका हूँ, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आ रहे होते, किंग, प्रिंस, प्रिंसेस, किंग, क्वीन रूल कर रहे होते हैं इनको। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को ये बात पता थी कि ये वॉर हुई भी तो हारना इंडियंस नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स ने पहले से ही ब्रिटिश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश ने उनको इन रिटर्न प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। और ब्रिटिश ने बोला कि हम वॉर जीत भी जाएं तो आपसे आपकी पावर नहीं छीनेंगे। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट के जितने भी रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, बिकॉज उनको पता था कि ब्रिटिश फिर जीतने के बाद इनसे इनकी पावर नहीं छीनेगा। फॉर एग्जांपल में आप लिखोगे कि कश्मीर का जो रूलर था उसने अपने सोल्जर्स भेजे थे, हालांकि ये कश्मीर का जो रूलर था वो इंडियन था, फिर भी उसने अपने सोल्जर्स भेजे थे ताकि ब्रिटिश की मदद की जा सके। ठीक है, और इस तरह से ब्रिटिश की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही थी और इंडियन जो हैं इस तरह डिवाइड होते जा रहे थे फर्दर, क्योंकि इंडियंस के अपने ही लोग, जो प्रिंसली स्टेट के लोग हैं, जो ओन कर रहे थे प्रिंसली स्टेट को, रूल कर रहे थे इंडियन, वो ही ब्रिटिश के साथ हो गए थे। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं बेटा, कॉन्सिलिएटरी पॉलिसीज़ बाय द ब्रिटिश। कॉन्सिलिएटरी पॉलिसीज़ बाय द ब्रिटिश का मतलब क्या है? एक गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के जिनका नाम था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? ही अडॉप्टेड अ कॉन्सिलिएटरी पॉलिसी अगेंस्ट टुवर्ड्स द रेबल्स। इसका मतलब यह है कि इसने बोला कि जितने भी इंडियंस हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर वो ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर दें तो हम उनको माफ़ कर देंगे। हम उन्हें क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे। जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन लीडर्स जो थे उन्होंने जंग का मैदान छोड़ दिया और ब्रिटिश से बातचीत करके मामला सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इंडियंस को एक रिश्वत दी थी। ठीक है, अगला फेलियर का पॉइंट क्या है? पब्लिक डिस्प्लेजर विथ रेबल एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है? अब रोज़मर्रा के दौर पे जो है ना, जितने भी इंडियंस थे वो डैमेज करते थे चीज़ों को, तोड़ फोड़ करते थे। लोकल लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे इन लोगों से कि लोकल्स ने भी एट द एंड किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया? ब्रिटिश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कभी भी ख़राब नहीं होता है। मतलब ब्रिटिश हमेशा तोड़ फोड़ नहीं करता है, ब्रिटिश इनसे अच्छा है। तो इस वजह से ब्रिटिश की सपोर्ट भी बढ़ी और जो रेबल्स थे वो बुरे बन गए। ठीक है, पब्लिक के सामने। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेंथ की। तो बेटा आपको ये बात पता है
कि ब्रिटिश ने पूरे के पूरा पंजाब और सिंध अब तक कैप्चर कर लिया था, ठीक है, पूरा का पूरा बंगाल सिंध कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो हुआ बेसिकली ये, यूजिंग ट्रूप्स फ्रॉम बंगाल एंड सेंट्रल एशिया, तो ब्रिटिश ने सोल्जर्स मंगवाए थे बंगाल से, सेंट्रल एशिया से, जिनके साथ मिल के इन्होंने पंजाब और सिंध का एरिया पूरा कैप्चर कर लिया था। व्हेन द रेबेलियन इरप्टेड, जब लड़ाई शुरू हुई, दीज रीजन्स डिड नॉट सपोर्ट द रेबल्स, तो ये रीजन्स ने इंडियंस को सपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश की स्ट्रेंथ बढ़ गई और इंडियंस की कम हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है इनकॉम्पिटेंस ऑफ रेबल लीडरशिप। इंडियंस की लीडरशिप अच्छी नहीं थी, क्यों नहीं थी बेटा? ये जब जंग शुरू हुई थी ना, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तब मुग़ल एम्परर दौर था बहादुर शाह टू का, ठीक है। तो जो लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह टू थे, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अपने कल्चरल परस्यूट्स में। कल्चरल परस्यूट्स हम कहते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था अपनी पोइट्री में, और उनको जंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनको बस ये था कि मैं अपनी पोइट्री करता रहूँ, अपना कल्चर देखता रहूँ, और मिलिट्री के जो अफेयर्स थे, मतलब जंग के जो सूरत-ए-हाल थे, उनमें इनको कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। तो मतलब जो इंडियंस की लीडरशिप थी वो भी बहुत ज़्यादा फारिग थी। तो इसकी इनअफेक्टिव लीडरशिप की वजह से जो इंडियंस की एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, और कंट्रोल अमंग द रेबल्स, और इनका कंट्रोल भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं वो है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश का मतलब क्या है कि ब्रिटिश इंडियन से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ऊपर थे, ठीक है। अब सर ऊपर किस तरह थे, तो देखिएगा बेटा कि ब्रिटिश ऊपर किस तरह थे। ब्रिटिश का आया हुआ था इस वक्त पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है बेटा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि ब्रिटिश ने उस वक्त नई फैक्ट्रीज़ लगाई थी, ठीक है। नई फैक्ट्रीज़ लगाने की वजह से उनके पास एडवांस वेपनरी थी। क्या थी बेटा? एडवांस वेपनरी थी। जबकि जितनी भी इंडियन फोर्सेस थी, उनके पास सारे के सारे ट्रेडिशनल और आउटडेटेड वेपन्स थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, ब्रिटिश को एक एडवांटेज मिला जो कि इंडियंस के पास नहीं था। बिकॉज इंडियंस के पास सारे के सारे आउटडेटेड वेपन्स थे, मतलब सारे पुराने वेपन्स थे, ट्रेडिशनल वेपन्स थे, जबकि ब्रिटिश के पास सारे के सारे एडवांस वेपनरी थी, मॉडर्न वेपनरी थी, ठीक। लास्ट चीज़ बेटा, लास्ट फेलियर का रीज़न है ब्रिटिश मिलिट्री लीडरशिप। अब हमने ये बात ऊपर देखी कि हमारी जो लीडरशिप थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, बहादुर शाह टू, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश की मिलिट्री लीडरशिप थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। किस तरह से? द ब्रिटिश वर अ पावरफुल फोर्स विद वेल ट्रेंड सोल्जर्स, ठीक है। तो ब्रिटिश की जो आर्मी थी, ब्रिटिश की जो फोर्स थी, वो वेल ट्रेंड थी, बहुत पावरफुल थी, और इनके जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे वेल ट्रेंड थे। और इनकी आर्मी को जो जनरल्स लीड कर रहे थे, जनरल बेसिकली क्या होते हैं? जो आर्मी को लीड कर रहे होते हैं। तो इनके आर्मी में जितने भी जनरल्स थे, जैसे कि एडवर्ड हो गया, जैसे कि नील हो गया, ये सारे के सारे बहुत स्किल्ड जनरल्स थे, ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा डिसिप्लिन थे, और इनके जो सोल्जर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा लॉयल थे इनसे, सही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इंडियंस थे, तो उनके पास इनएक्सपीरियंस लीडरशिप थी, ठीक है। वेपन सारे पुराने थे, आर्मी बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं थी, ठीक है। जिसकी वजह से एट द एंड इंडियंस को क्या करना पड़ा? इंडियंस को डिफीट का सामना करना पड़ा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसका पास पेपर का क्वेश्चन 14 मार्क्स का जो आता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला वॉज द एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। एब्सेंस ऑफ लीडरशिप में वही बहादुर शाह टू वाला पॉइंट, absence of leadership the main reason for the failure of war of independence, ठीक है बेटा। तो ये आपने एक 14 मार्कर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप पहले पैराग्राफ में वही पैटर्न हम सेम फॉलो करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 में आप लिखेंगी अबाउट द ये वाला पॉइंट, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। उसके बाद पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, 4 पैरा में कोई भी 4 फेलियर के पॉइंट अपनी मर्ज़ी से लिखेंगी। एंड पैरा नंबर 6 में आप क्या दे रही होंगी बेटा? कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन देना इस लाजमी आपको देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमारा बेटा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हमारा लास्ट ये 2 टॉपिक रह गए सेक्शन 1 के। हम स्टार्ट करेंगे बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन हम करेंगे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। देन वी आर डन विद सेक्शन 1 एंड नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको ज्योग्राफी का लेक्चर भेज रहा हूँ दिस वीक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।